नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आर्मी चीफ जनरल नरवणे पिछले 7 घंटे से लद्दाख में हैं। आज रात वो लेह में ही रुकेंगे। भारतीय सेना को इस बार चीन के वादे पर यकीन नहीं है। चीन ने वादा जरूर किया है कि वो पीछे लौटेगा, लेकिन भारत ने अपनी तैयारी नहीं रोकी है। जब तक चीन का आखिरी सैनिक, चीन का आखिरी पोस्ट, चीन का आखिरी तंबू, चीन का आखिरी हथियार LAC से बहुत पीछे नहीं चला जाता, तब तक भारतीय सेना पीछे नहीं हटेगी। हमारे टैंक, हमारी तोप तैनात रहेंगी, हमारे फाइटर प्लेन हवा में मंडराते रहेंगे। खबर तो यहां तक है कि नए गोला बारूद का ऑर्डर दे दिया गया है। ऑर्डर क्लियर है। चीन को समझ लेना चाहिए कि अगर उसने अपने बंकर खुद नहीं हटाए तो भारतीय सेना उसे उड़ाएगी। एकदम सटीक निशाना, दुश्मन के ठिकाने पर एकदम सधा हुआ वार, एक फायर और काम तमाम। दुश्मन का बंकर हो या उसकी आर्मी की कोई भी पोजीशन, इसका निशाना चूकता नहीं। टारगेट ध्वस्त होने की फुल गारंटी है। हावित्जर M777 अल्ट्रालाइट तोप और उससे निकलने वाले M982 एक्स कैलिबर गोले की जोड़ी ही ऐसी है। 50 किलोमीटर के दायरे में कोई भी टारगेट हो, इससे बच नहीं पाता। इसकी एक्यूरेसी ऐसी है कि 50 किलोमीटर दूर से दागने पर भी टारगेट के 2 मीटर दूरी पर गिरता है और निशाना एकदम सटीक बैठता है। लद्दाख की माउंटेन पोजीशंस पर अल्ट्रालाइट हावित्जर तोपें पहले ही भेजी जा चुकी हैं और अब उनके लिए M982 एक्स कैलिबर गोलों को भी वहां भेज दिया गया है। इंडियन आर्मी ने एक्स्ट्रा M982 एक्स कैलिबर गोले का ऑर्डर भी दे दिया है। जम्मू कश्मीर के वेस्टर्न फ्रंट यानी कि पाकिस्तान के साथ लगे सीमा पर तैनात तोपों को अब धीरे धीरे ईस्टर्न फ्रंट यानी कि लद्दाख के सरहद पर पहुंचाया जा रहा है। और आपको बता दें, इसके साथ ही जो गोला बारूद है उसे भी लद्दाख के फॉरवर्ड पोजीशंस तक पहुंचाया जा रहा है। हमारे जो सोर्सेस है लद्दाख में, उनका कहना है कि सेना को साफ तौर पर कहा गया है कि चीन के साथ कोई नरमी नहीं बरतनी है। अगर चीन को हिमाकत करता है तो सख्ती से उसका जवाब देना है, और अगर चीन पीछे नहीं हटता है तो उसके लिए अगर इस्तेमाल करना पड़ता है ताकत, तो वो भी इस्तेमाल किया जाएगा। लद्दाख के आसमान में चिनूक हेलीकॉप्टर्स की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम इंडिया टीवी पर आपको दिखा चुके हैं। यहां यह जानना बेहद जरूरी है कि चिनूक हेलीकॉप्टर हावित्जर M77 अल्ट्रालाइट तोप को किसी भी फॉरवर्ड पोजीशन तक पहुंचा सकते हैं। हावित्जर M777 तोप का वजन करीब 4200 किलो यानी 4.2 टन के करीब होता है, जबकि चिनूक 10,000 किलो यानी 10 टन का लोड लेकर उड़ सकता है। चिनूक इन तोपों को 15,000 फीट ऊंचे पोजीशन तक भी पहुंचा सकता है। इंडिया चाइना बॉर्डर की ये एकदम ताजा तस्वीरें हैं। लद्दाख में चीन के खिलाफ इंडियन एयरफोर्स की ये एकदम करंट फॉर्मेशन है। तनाव कम करने के लिए मिलिट्री और डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि भारत ने अपने यहाँ जो मिलिट्री बिल्टअप है उसमें कोई कमी नहीं की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लद्दाख के पहाड़ों के ऊपर से ये अपाचे हेलीकॉप्टर गुजर रहा है। ये अपाचे हेलीकॉप्टर अटैक हेलीकॉप्टर है और भारतीय वायुसेना का फ्रंट लाइन हम कह सकते हैं एयरक्राफ्ट है। बहुत ही स्ट्रेटेजिक एयरक्राफ्ट है जिसमें मिसाइल्स लगे होते हैं, रॉकेट्स लगे होते हैं, गन लगा होता है, और साथ ही साथ आपको बता दें आधुनिक कैमरास लगे होते हैं जिसके जरिए कई किलोमीटर दूर से यह हेलीकॉप्टर दुश्मन की गतिविधि को भांप सकता है, उसे कैप्चर कर सकता है। Su-30 MKI आज सुबह से जो यहाँ पर सॉर्टीज कर रहे हैं, तो सबसे हमने आज एक खास जो चीज हमें नजर आई कि जो इनकी प्रैक्टिस हो रही है, कॉम्बैट ड्रिल है, ये एयर कॉम्बैट ड्रिल। इसमें सुखोई ने पहले यहाँ पर से उड़ान भरी, फिर वो यहाँ पर आया, इसने एयर स्ट्रिप पे टच किया, टचडाउन करने के बाद रुका नहीं, फिर से इसने टेक ऑफ कर लिया।
जमीन पर टैंक और तोप पोजीशन ले चुके हैं तो आसमान में सुखोई 30 MKI फाइटर प्लेन निगहबानी कर रहे हैं। सुखोई इंडियन एयरफोर्स के मल्टी रोल फाइटर जेट है। ये दुश्मन के ठिकानों को पहचान कर उसे नेस्तनाबूद करने में जितने तेज है उतने ही फास्ट ये डॉग फाइट में है। डॉग फाइट यानी हवा में दुश्मन के विमानों से मुकाबला। चीन के साथ आज तक भारतीय विमानों की डॉग फाइट नहीं हुई। वजह यह है कि आसमान के इस बात से टकराने की न तो चीन में हिम्मत है न उसकी कुव्वत। भारतीय सेना इतनी तैयारी क्यों कर रही है? चाइनीज आर्मी की पोजीशन क्या है और इंडियन आर्मी का टारगेट क्या है? ये सब हम आपको बताएंगे। सैटेलाइट इमेज और मैप से सब कुछ समझाएंगे। उससे पहले आपको बता दें कि कमांडर्स मीटिंग में चीन के तेवर ढीले पड़ गए। चीन अपनी सेना को पीछे हटाने पर राजी है। चाइनीज आर्मी अपने बंकर भी हटाएगी। चीन अपना तोपखाना भी पीछे ले जाएगा। चीन अप्रैल 2020 की पोजीशन को मेंटेन करेगा। चुशूल के पास मोल्डो मीटिंग पॉइंट पर 14th कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह के साथ 11 घंटे तक चली मीटिंग में चीन के मेजर जनरल लियू लिन ने सारी बातें मानी। लेकिन भारत को चीन के जबानी वादे पर यकीन नहीं है। लियू लिन ने ये बातें 6 जून की मीटिंग में भी मानी थी, लेकिन 15 जून की रात को गलवान वैली के वाई नाला या वाई सेक्शन पर चाइनीज आर्मी वादे से पलट गई। गलवान वैली में खून खराबा हुआ, जिसमें भारत के 20 जवानों की शहादत हुई और चीन के कमांडिंग ऑफिसर समेत 43 सैनिक मारे गए। इसलिए भारत चाहता है कि चीन पीछे हटने की तारीख बताए। असल में चीन की फितरत है कि जब कोई नहीं देख रहा तो 2 कदम आगे बढ़ जाओ, जब टोका जाए तो 1 कदम पीछे खींचे। लेकिन भारतीय सेना चाहती है कि अगर चीन ने 2 कदम बढ़ाए हैं तो वो 2 कदम ही पीछे लौटे। अक्साई चीन का जो इलाका है, जो भारत का हिस्सा है, लेकिन अब चीन के पास है। वो वहां पर तियानशु एक्सरसाइज एक बेस है, इलाका है। वहां पर बहुत सारे जो अलग अलग इलाके हैं चीन के, वहां से सेना को बुलाया गया और जनवरी के महीने में वहां पर एक बड़ी एक्सरसाइज हुई थी मिलिट्री की। लेकिन उसके बाद उस सेना को वापस नहीं भेजा गया, बल्कि उन्हें एलएसी के पास 7 बेसेस पर उनको अलग अलग जगह पर रख दिया गया। जिसमें आपको बता दें, जो बेसेस हैं एलएसी के पास है, जैसे गलवान के पास एक बेस में रखा गया, इसके अलावा हॉट स्प्रिंग के पास एक बेस में रखा गया, इसके साथ ही होटान बेस के पास रखा गया, इसके साथ ही कोंकाला एक बेस है, वहां पर भी इन्हें रखा गया। तो इस तरह से 7 जो बेसेस है एलएसी के पास, वहां पर चीनी सेना ने अपने इन फोर्सेस को, उनके सारे साजो सामान को रखा। 134 किलोमीटर लंबे पेंगोंग लेक का पानी बर्फ से भी ठंडा है, लेकिन यहाँ स्ट्रेटेजिक गर्मी बहुत ज्यादा है। इसी पेंगोंग लेक के पास चाइनीज आर्मी का सबसे बड़ा और नया बिल्डअप देखा जा रहा है। पेंगोंग लेक का उत्तरी हिस्सा चीन के कब्जे में है और दक्षिणी हिस्सा हिंदुस्तान के कब्जे में। यहाँ एलएसी जिस जगह से गुजरती है वो फिंगर एरिया है। उसी फिंगर एरिया में चीन और भारत की सेना आमने सामने खड़ी है। एक दूसरे को निशाने पर लेकर तोपें लगी हैं। मई में करीब 5000 चीनी सैनिक उस इलाके में घुस आए हैं जहां इंडियन आर्मी पेट्रोलिंग करती थी। चीन ने बंकर बना लिए हैं, पिल बॉक्स खड़े कर दिए हैं और रिज लाइन यानी पहाड़ी चोटियों पर तोपखाना लगा दिया है। फिंगर एरिया को बहुत आसानी से इस तस्वीर के जरिए समझिए। भारत के मुताबिक एलएसी फिंगर 8 तक है। हालांकि हमारी पोस्ट फिंगर 4 के पास ही है, लेकिन हमारी सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी। चीन का दावा फिंगर 2 तक है। अब फिंगर 4 के पास चीन ने नई पोजीशन बना ली है। पेंगोंग लेक में नए बोट शेड भी बना लिए हैं, जहां वो नई फैसिलिटीज डेवलप कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के एक एक्सपर्ट ने सैटेलाइट इमेज के आधार पर चीन के इरादों को एक्सपोज किया है। इन 3D तस्वीरों में देखिए चीन ने पिछले 2 महीने में कैसे स्ट्रक्चर्स खड़े कर लिए। इनमें से कुछ ढांचे कंक्रीट के भी हैं। इनमें चीन के सैनिक छिपे हुए हैं। चीन अब फिंगर 4 से आगे भारतीय सेना को पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहा, जिसकी वजह से तनातनी है। 19 अगस्त 2017 को फिंगर 5 इलाके में भारत की सेना के बीच झड़प हुई थी। फिंगर 4 एरिया में चीन की इन 2 नई पोस्ट को देखिए। भारतीय पोस्ट को टारगेट पर लेने के लिए चाइनीज पिल बॉक्स खड़े कर दिए गए। माना जा रहा है कि फिंगर एरिया में चीन के 5000 जवान मौजूद हैं।
भारत चाहता है कि ये सारे सैनिक अपने साजो सामान के साथ पीछे जाएं। पेंगोंग सो के फिंगर 4 और फिंगर 5 पर भारतीय सेना और चाइनीज पीएलए आमने सामने हैं और यही एक मेन फ्रिक्शन की वजह भी है। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने कोर कमांडर लेवल टॉक्स में मेजर जनरल ल्यूलिन को साफ तौर पे कहा कि अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानते हुए चाइनीज पीएलए को फिंगर 4 के चान चेंगमो के स्पर को छोड़कर पीछे की तरफ फिंगर 8 पर जाना होगा। चाइनीज पीएलए ने ऑब्जेक्शन उठाया और उन्होंने कहा कि फिंगर 4 पर भारतीय सेना रोड कंस्ट्रक्शन कर रही है। ऐसे में लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने साफ तौर पे कहा कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के वो अंदर का इलाका है, यानी पूरी तरह से वो भारत का एरिया है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा रहा है। लेकिन एग्रीमेंट के अनुसार चाइनीज पीएलए फिंगर 8 पर है। इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अप्रैल 2020 के स्टेटस को मानते हुए चाइनीज पीएलए को फिंगर 5 के ठीक चांग चेनमो के स्पर से जो बंकर, साथ में कंस्ट्रक्शंस, हर्ट, आर्टिलरी जो उन्होंने बनाई है, लगाई है, उसको हटाना होगा और पीछे की तरफ जाना होगा। चीन अगर पीछे नहीं जाता तो हमारी भी तैयारी पूरी है। तोप और टैंक तैयार हैं, गोले मंगा लिए गए हैं। चीन को शिकस्त देने के लिए फाइटर जेट भी रेडी है। यानी चीन अगर नहीं माना तो लिमिटेड वॉर भी हो सकती है। यह युद्ध टैक्टिकल होगा, निशाना सटीक लगेगा और चीन को इलाका खाली करके जाना पड़ेगा। फिंगर्स एरिया की तरह गलवान में भी चीन का दावा बढ़ता जा रहा है। 15 जून को जिस जगह झड़प हुई थी वो भारत की जमीन है। ऐतिहासिक रूप से इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चीन ने 1960 के बॉर्डर टॉक में भी गलवान घाटी पर दावा किया था, भारत को नक्शा दिखाया था, लेकिन गलवान के वाई नाला पर चीन ने तब खुद दावा भी नहीं किया था। हकीकत यह है कि गलवान पेट्रोलिंग पॉइंट 14 की जगह चीनी नक्शे में कभी चीन का हिस्सा नहीं रहा। अब दोनों तरफ से सैनिकों को पीछे किया जाएगा, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर और साथ में 14 कोर के सीनियर ऑफिशियल्स के मुताबिक इसके बावजूद भी चीन की हर एक चाल को बारीकी से देखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। उसकी वजह है चीन अपने यूएवीज के जरिए नाइट विजन डिवाइसेस कैपेबिलिटी के साथ भारतीय सेना के डिप्लॉयमेंट और रणनीति को भांपने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए भारतीय सेना इस बार पूरी सतर्कता बरत रही है। चीन ताकत की जबान समझता है। 6 जून की मीटिंग का वादा उसने नहीं निभाया तो 15 को झड़प हुई। भारत के बहादुर जवानों ने बिना हथियार चलाए चीन के 43 सैनिकों को ढेर कर दिया। मगर अब जब भी ऐसी नौबत आएगी तो गोली भी चलेगी और गोला भी छूटेगा। गलवान में 15 जून की लड़ाई दुनिया के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई है। हिंदुस्तान के बहादुर सैनिक जिस अंदाज में बिना गोली चलाए लड़े और चीनी सैनिकों को मार भगाया, इसके बाद से चीन हिल गया है। दरअसल चीन की नीयत ही खराब है। चीन क्या कर सकता है, ये जानने के लिए हमने चीन की सभी हरकतों का पिछले 1 साल का डाटा निकाला है। चीन के करीब 12 पड़ोसी देश इस वक्त चीन से परेशान हैं। चीन की नजर दूसरे देश के द्वीपों पर है, उनके समुद्री इलाकों पर है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 1950 में ही तिब्बत पर कब्जा करके अपना भूमि चरित्र दिखा दिया था। तब दुनिया खामोश रही थी। अब तक ऐसा लग रहा है कि बाकी सभी देश चीन से संघर्ष से बचना चाह रहे थे, लेकिन भारत ने चीन के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। इसलिए अब अन्य देश भी चीन से मुकाबला करने को तैयार दिख रहे हैं। चीन के दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं और भारत के दोस्तों की लिस्ट में इजाफा हो रहा है। अब यह लड़ाई सैनिक मोर्चे के साथ साथ कूटनीतिक मंच पर भी लड़ी जाएगी, यानी दुनिया में एक नए कोल्ड वॉर का माहौल बन चुका है। भारत से संघर्ष। जापान को धमकी। ताइवान को चेतावनी। अमेरिका से झगड़ा। साउथ चाइना सी में दादागिरी। आज हम चीन की दादागिरी का पर्दाफाश करेंगे।
आपको बताएंगे कि कैसे चीन अपनी धौंस जमाकर दूसरे देशों की जमीन और इलाकों पर कब्जा करने में जुट गया है। वो दुनिया को डराकर अपने आप को सुपर पावर साबित करना चाहता है। चीन सिर्फ भारत जैसी विश्व शक्ति ही नहीं, अमेरिका से भी उलझ रहा है, क्योंकि शी जिनपिंग को सिर्फ चीन का तानाशाह बनकर संतोष नहीं, वो चीन को दुनिया का बिग बॉस बनाना चाहते हैं। इसीलिए चीन की तानाशाही कम्युनिस्ट सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी अमेरिका से लेकर नंबर 3 अर्थव्यवस्था जापान और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोल दिया है। भारत के साथ चीन ने लद्दाख में सीमा विवाद छेड़ा हुआ है, तो जापान के साथ पूर्वी चीन सागर में कुछ निर्जन टापुओं को लेकर उलझ रहा है चीन। वहीं 75 साल पहले कम्युनिस्ट चीन से अलग हुए ताइवान को भी चीन धमका रहा है। खुद को सुपर पावर साबित करने के लिए चीन दुनिया की इकलौती सुपर पावर अमेरिका से भी भिड़ गया है। वहीं साउथ चाइना सी में चीन अपने कई पड़ोसी देशों वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस को धमका रहा है। गलवान घाटी में चीन की भारत से भिड़ंत अचानक नहीं हुई, यह उसकी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। चीन ने एक साथ कई मोर्चे खोलकर अपना और दुनिया का नक्शा बदलने की चाल चल दी है। चीन का जापान से सीमा विवाद बढ़ गया है, तो वो अब नई ताकत के साथ ताइवान को अपने साथ मिलाने की रणनीति बना रहा है। साथ ही चीन की कोशिश भारत के साथ लगने वाली सीमा को नए सिरे से तय करने की है। आज हम आपके लिए चीन के इस नापाक प्लान को डिकोड कर रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, दुनिया इस वक्त कोरोना संकट से जूझ रही है। इकलौती सुपर पावर अमेरिका इस वक्त अपनी अंदरूनी चुनौतियों से निपट रहा है। दूसरी बड़ी परमाणु महाशक्ति रूस आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है और अपनी आमदनी के लिए चीन के भरोसे है। यूरोपीय देशों या जापान के पास इतनी सैनिक ताकत नहीं है कि वो चीन से भिड़ सकें। कुल मिलाकर चीन को लग रहा है कि उसके लिए दुनिया पर दादागिरी जमाने का मैदान साफ है। शी जिनपिंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी इसी का फायदा उठाने में जुट गई है। चीन ने इसकी शुरुआत अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलकर की है। अमेरिका और चीन के बीच इस वक्त भयंकर ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है। दोनों देशों ने एक दूसरे के सामान पर टैक्स बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस को लेकर भी चीन और अमेरिका आपस में भिड़े हुए हैं। दोनों ही देशों ने एक दूसरे पर जासूसी के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा साउथ चाइना सी से लेकर ताइवान और जापान तक दोनों के बीच सैन्य टकराव की आशंका बढ़ रही है। अमेरिका ने किसी खतरे की सूरत में जापान और ताइवान की सुरक्षा की गारंटी ली है। वहीं चीन इन दोनों ही देशों को धमका रहा है। चीन से खतरे को देखते हुए अमेरिका ने पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर में अपने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिए हैं। प्रशांत महासागर में अपने सभी नौसैनिक अड्डे एक्टिव कर दिए हैं। ताइवान, जापान और दक्षिण कोरिया में पहले से ही अमेरिकी सेना तैनात है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीन की कठपुतली बनने का आरोप लगाकर उससे अमेरिका को अलग कर लिया है। साथ ही अमेरिका ने चीन का दुष्प्रचार रोकने के लिए चीन की प्रोपेगेंडा मशीन यानी ग्लोबल टाइम्स और पीपल्स डेली जैसे मीडिया पर पाबंदी लगा दी है, जिस पर चीन ने पलटवार की धमकी दी है। 美方赤裸裸对中方媒体政治打压的又一例证。 ये अमेरिका के चीन के मीडिया की आवाज दबाने की एक और मिसाल है। ये अमेरिका के बारे में चीन के मीडिया को रिपोर्टिंग करने से रोकेगी। इससे प्रेस की आजादी और अभिव्यक्ति की आजादी का अमेरिका का पाखंड उजागर हो जाता है। हम अमेरिका से कहते हैं कि वो अपनी कोल्ड वॉर की मानसिकता से उभरे और वैचारिक पूर्वाग्रहों को छोड़कर इन गलत हरकतों को फौरन बंद कर दे, क्योंकि इससे किसी का भी भला नहीं होगा, वरना चीन को भी अपने हित में जरूरी कदम उठाने पड़ेंगे। 错误做法，否则中方将不得不做。 चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते इस सैनिक और व्यापारिक तनातनी को देखते हुए जानकार कह रहे हैं कि दुनिया में कोल्ड वॉर का नया दौर शुरू हो रहा है, जिसमें इस बार अमेरिका के मुकाबले चीन खड़ा है और रूस अमेरिका का विरोधी होने के नाते चीन के साथ। रूस और चीन के बीच करीबी सैन्य संबंध हैं। दोनों देश लगातार मिलकर युद्धाभ्यास करते रहे।
एक वक्त ऐसा भी था जब रूस और चीन एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। 1969 में रूस और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर संघर्ष भी हुआ, जिसके बाद चीन ने अमेरिका से नजदीकी बढ़ा ली और आज वो उसी अमेरिका के साथ शीत युद्ध छेड़ रहा है। रूस इस वक्त भी दुनिया की दूसरी बड़ी सैन्य शक्ति है। उसके पास अमेरिका से लगभग बराबर एटमी हथियार है। बुधवार को दूसरे विश्व युद्ध में विजय की सालगिरह पर रूस ने मॉस्को में अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस विक्ट्री डे परेड में भारत और चीन के रक्षा मंत्री शामिल हुए। चीन और अमेरिका के बीच नए शीत युद्ध के शुरू होने पर दुनिया का सामरिक समीकरण इसी तरह का होगा। एक तरफ अमेरिका होगा तो दूसरी ओर चीन होगा। अमेरिका का विरोधी होने के नाते रूस चीन के साथ होगा। वहीं चीन से तनातनी होने के कारण भारत के लिए अमेरिका के साथ जाना बेहतर होगा। रूस भारत का भी पुराना दोस्त रहा है। दोनों देशों के करीबी रक्षा संबंध हैं। ऐसे में भारत और चीन के संघर्ष में रूस की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो सकती है। बुधवार को दो मंचों पर रूस, चीन और भारत एक साथ आए। मॉस्को की विक्ट्री डे परेड में भारत और चीन के रक्षा मंत्री शामिल हुए। वहीं बुधवार को ही रूस और चीन और भारत के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल समिट हुई, जिसमें रूस ने उम्मीद जताई कि भारत और चीन बातचीत से आपसी विवाद हल कर लेंगे। Китай имеют все возможности. भारत और चीन के पास अपने संबंधों में आई किसी भी समस्या पर विचार करने के लिए उचित अवसर है। किन्हीं दो देशों के बीच समस्या हो सकती है, पड़ोसी देशों के बीच भी दिक्कतें हो सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि चीन और भारत को अपने कुछ विवादों और हालातों को हल करने के लिए किसी तरह की मदद या विशेष सहायता की जरूरत है। Специально нацеленным на то, чтобы помогать им. चीन के साथ दिक्कत यह है कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते का पालन करने को तैयार नहीं। फिर चाहे जापान के साथ सेनकाकू द्वीप का मसला हो या दक्षिणी चीन सागर के साझीदार देश या फिर भारत के साथ लगती उसकी सीमा हो, चीन हर मसले का हल बातचीत की बजाय ताकत से करना चाहता है। इसीलिए जब जापान ने पूर्वी चीन सागर में स्थित सेनकाकू द्वीपों पर अपने अधिकार को दोहराया और एक बिल को मंजूरी दी, तो चीन ने उसे धमकी देते हुए अपने लड़ाकू जहाज भेज दिए। 日方通过所谓更名议案， जापान का यह बिल जो दियाओ द्वीपों के नाम बदलने के लिए लाया गया है, ये चीन की क्षेत्रीय अखंडता को चुनौती है। यह अवैध बिल है और गैर कानूनी भी है। इससे ये सत्य नहीं बदल जाएगा कि दियाओ द्वीप चीन के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। 有关行径坚决反对。中方已经通过外交渠道向日方 चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध करने वाले ताइवान पर चीन कई बार दोबारा कब्जा करने की कोशिश कर चुका है। हाल ही में ताइवान में हुए चुनाव में चीन समर्थक माने जाने वाले नेता की हार के बाद चीन ने अपने लड़ाकू विमान रवाना कर दिए, जिन्हें ताइवान की वायुसेना ने अपनी सीमा से खदेड़ा। ताइवान के समर्थन में अमेरिका को भी अपना जंगी बेड़ा पूर्वी चीन सागर में भेजना पड़ा। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी एक भूमाफिया जैसा बर्ताव करती है। वो दूसरे देशों की जमीन, उनके द्वीपों पर अपना अधिकार जताती है। चीन की तानाशाही सरकार किसी भी खाली जमीन पर अपना दावा ठोकने से नहीं हिचकती। चीन ने दक्षिणी चीन सागर के कई खाली पड़े द्वीपों पर कब्जा करके उन पर सैनिक अड्डे बना लिए हैं और आसपास आने वाले दूसरे देशों के जहाजों को चीन के सैनिक खदेड़ देते हैं। दक्षिणी चीन सागर में चीन के कब्जे को इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ने खारिज कर दिया था, लेकिन चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। दूसरों की जमीन पर कब्जा करने के लिए चीन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को मानने तक से इनकार कर देता है। जैसे उसने भारत के साथ समझौते को मानने से इनकार करते हुए लद्दाख में अपना दावा जताना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सीमा पर संघर्ष की नौबत आ गई। इसीलिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने स्पेशल मीटिंग reiterates our belief. ये खास मीटिंग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नियमों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को जताती है, लेकिन आज चुनौती सिर्फ अवधारणाओं या नियमों की नहीं है, बल्कि
उनका पालन करने की भी है। दुनिया के प्रमुख देशों को हर तरह से अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करने की मिसाल पेश करनी चाहिए। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना चाहिए, साझेदारों के वाजिब अधिकारों को मानना चाहिए, साथ ही बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन करना चाहिए और केवल साझा हितों को प्रोत्साहन देकर ही हम स्थायी विश्व व्यवस्था का निर्माण कर सकते हैं। अपनी भूमाफिया जैसी आदतों के कारण आज चीन केवल पड़ोसी देशों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, जिसे सबक सिखाना बेहद जरूरी हो गया है ताकि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखी जाए और कमजोर देशों को चीन के चंगुल में फंसने से बचाया जा सके।